हमने प्रीवियस क्लास में जो है हेलो प्रोजेक्ट एकदम ज़ीरो में बहुत दिनों बाद क्लास में आने का गम कुछ अलग होता है। नहीं सर, तुम नहीं जानोगे। हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो गैल्वेनोमीटर का फंक्शनिंग देखा। आज हम फिर एक बार उसी मोड में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या डिटेलिंग होती है और क्या चेंजेस आते हैं और कौन से टर्म्स पे क्या क्या डिपेंड करता है। बहुत सारी टर्म्स हैं। वैसे तो आज ये अपना फोर्स ऑन करंट जो है या फोर्स ऑन कंडक्टर जो है वो टॉपिक खत्म होने जा रहा है। बस आज ही खत्म हो जाएगा। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शनिंग मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। याद है आप लोगों से किसी को क्या क्या होता था? जोरात बोल, ऐकू येत नाही आहे मला। फाइन, करंट डिटेक्ट नहीं करता बेटा, मेजर करता है। इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एमीटर जैसा है वैसा ही गैल्वेनोमीटर है। पर गैल्वेनोमीटर का रोल क्यों आता है? क्योंकि वो मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है। छोटे से छोटा करंट वो मेजर कर सकता है, ऑलमोस्ट 10 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर तक का भी। बेसिक जो एक्चुअल जो हम कह सकते इक्विपमेंट है वो गैल्वेनोमीटर ही है। उसको अब अलग अलग तरीके से हम कभी वोल्टमीटर बनाते हैं, कभी एमीटर। समथिंग लाइक एक रोटेटिंग मोटर होती है ना, वही सभी व्हीकल का बेस है। अब उसको टू व्हीलर को लगाओ तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर को लगाओगे तो फोर व्हीलर है। मोटर का साइज अलग अलग हो सकता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके। बेसिक चीज वही है। उसमें आप उसके साथ क्या सेटअप करते हो वो अलग इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो बेसिक जो है हर एक का वो क्या है? गैल्वेनोमीटर। उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। दिस वाज अ रिजिड सपोर्ट। यहाँ हमने कहा था कि मिरर लैंप अरेंजमेंट होता है। यहाँ से करंट ऐसे आएगा। यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये आपका नॉर्थ पोल है मान के चल दो, और ये आपका साउथ पोल है। तो क्या होने वाला है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे? एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, एक विंडो की तरफ फ्रेम होगी। विंडो फ्रेमिंग होती है ना, नॉन मैग्नेटिक मतलब मोस्टली वो एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की बनी हुई होगी, ठीक है। और ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर हम क्या करेंगे? एक वायर को वाइंड करेंगे, ऐसे इसके ऊपर वाइंड करेंगे। इसके अंदर एक और होता है सॉफ्ट आयरन कोर, बताएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करना है हमें। और यहाँ एक हेलिकल स्प्रिंग लगी हुई होगी जहां से करंट भी आउट कर जाएगा। मैं इसको एच कह देता हूँ। क्या होने वाला है? मोस्टली हमने टॉर्क देखा कल। इससे पहले टॉर्क में कैसा था कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई ऐसे लूप रख देते हैं, करंट कैरिंग लूप रख देते हैं, है ना। याद आया क्या? कुछ नहीं आया? हाँ, अगर हम करंट कैरिंग लूप अगर हम वहां पे लगा देते हैं तो क्या होता है? ये वाली साइड को वो अंदर धकेलता है और इधर वाले साइड को बाहर खींचता है। एक टॉर्क जनरेट होगा और इस टॉर्क की वजह से वो जो कॉइल है वो रोटेट हो जाएगी। तो वो जो डिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे भी तो सेम ही है। हम बोलेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स है। ये आपका सॉफ्ट टर्न कोर, ये आपकी एल्यूमिनियम फ्रेम, इसके ऊपर वायर है वाइंडेड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, ओके। तो कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाज NBIA। अगर आप याद कर सकते हो तो साइन थीटा। हाँ, अगर हम साइन थीटा को यूज करते हैं, कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसका मतलब क्या है? कौन एंगल किसके साथ बना रहा है? थीटा एंगल क्या है? यस यस, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का एंगल है थीटा। हाउ मेनी पीपल एग्री विद दिस आंसर? बोल धर्मत। अच्छा अच्छा, एनीवन? somebody has a better answer? He is correct but partially. Repeat. Exactly, that's what the answer is.
जो आपका लूप है उस लूप का जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन क्या होता है लूप का, परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस परपेंडिकुलर के साथ मैग्नेटिक फील्ड में बनाई हुई डायरेक्शन है वो, है ना। अगर आप प्लेन के साथ डायरेक्शन देते हो तो यहां साइन नहीं कॉस होगा। इफ वी आर टेकिंग द डायरेक्शन मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन, जितने बच्चे आज अपीयर हो रहे हैं वो प्रीवियस क्लास देख के अपीयर, मतलब देख के बैठे हैं क्या? लिंक नहीं आई, आपको प्रीवियस क्लास देखना होगा आज की क्लास समझने के लिए। बीच में से आप कहीं तो भी चैप्टर के एंड में बैठे हुए हो, तुम बोलोगे कि अचानक से अब मेरे दिमाग में सब जाने लगेगा, तो वो नहीं होगा। पण मला वाटतं की बोबडे तुम्ही लोक बहुतेक अपडेटेड आहात, फक्त एक क्लास मिस आहे तुमचा, है ना, 2 क्लासेस मागे आहेत, तो अटेंड करावं लागेल तरच हे कळेल। मैं भी कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ यार, एक सीक्वेंस में पढ़ाने के बाद ही समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन, मतलब ये डिफ्लेक्ट करने वाला टॉर्क जनरेट हो रहा है जो इस कॉइल को रोटेट करेगा। पर अगर ऐसा समझ लो, एक फोर्स लगाया, फोर्स लग के ये तो कंटिन्यूसली ऐसे 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 रोटेट होते चले जाना चाहिए, तो वो तो गोल गोल घूमना चाहिए, गोल नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता? क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, वो जितना ऐसे टॉर्क इधर से लगाता है स्प्रिंग, उसको उतना ही रिवर्स टॉर्क लगाती है, उसको कहेंगे हम रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क को हम क्या कहेंगे? C इंटू थीटा। याद आया कुछ? तो जितनी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतनी ही रिस्टोरिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम में आया ना, डिफ्लेक्ट करने के लिए जितना लगा उतना स्प्रिंग ने रिस्टोर होने के लिए लगाया, तो रुक गया वो, कुछ थोड़ा सा घूम के रुक गया, वहां इक्विलिब्रियम में। मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे हुआ? सेम है कि नहीं? ये C क्या है? C को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको और एक नाम है ट्विस्ट पर यूनिट टर्न, ऐसा भी नाम है इसको, ट्विस्ट कांस्टेंट पर यूनिट टर्न। ये जो नाम है ये कई बार यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, इसलिए बता रहा हूं क्या है ये ट्विस्ट कांस्टेंट पर यूनिट टर्न। मतलब कितना वो ट्विस्ट जनरेट कर रहा है स्प्रिंग एक टर्न के लिए, एक टर्न के लिए इतना अमाउंट ऑफ ट्विस्ट जनरेट करता है, 2 टर्न के लिए उतना अमाउंट का करता है। तो पर 1 टर्न कितना ट्विस्ट जनरेट कर रहा है? ट्विस्ट मतलब समझ रहे हो, गोल घूमने की उसकी ताकत, पिवटने का ट्विस्ट, समझे क्या? तो ये है आपका वो ट्विस्ट कांस्टेंट। ओके, इसको क्योंकि हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क सेम था, हमने कहा NBIA। अब मैं साइन थीटा को निग्लेक्ट करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि ये थीटा जो है वो 90 है हमारे पर्टिकुलर केस में। 90 क्यों आएगा ये अभी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, पर थीटा जो है वो 90 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। क्योंकि 1 हो गई तो मैं लिखता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज NBIA इज इक्वल टू C इंटू थीटा। तो आपने I को ऐसे ही रखा, C अपॉन NBA इंटू थीटा। अलग अलग लक्षात, C इज अ ट्विस्ट कॉन्स्टंट, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो पुन्हा झोपायला लागली आहे, झालं ना, काल परवा मी 2 वेळा टोकलं ना ताई। मैं क्या बोलता हूँ, होती है ये चीज, पर यार रोज भी नहीं होनी चाहिए। ओके, गेट ओवर विद इट। अगर कुछ है कि खाना खाने के बाद इमीडिएटली नींद आ रही है तो खाने का टायमिंग चेंज करो। लेक्चरच्या मधात जेव्हा मास्तर इकडून जाते तिकडून तेव्हा एक दाबून घ्यायचं, मग थोड्या वेळाने पुन्हा असं काही पण कर, पण यू हैव टू डू समथिंग, रोज तो नहीं होगा ना ऐसा। तो N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, इस वाले लूप का एरिया हुआ वो। तो यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जितना करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में थीटा, मतलब डिफ्लेक्शन हमको मिलता है। तो अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। और यहां से हम मेजर कर सकेंगे कि भाई इतने डिफ्लेक्शन के लिए इतना करंट, उतने के लिए उतना करंट। समझ में आ रहा है? इट्स अ सिंपल मेजरमेंट, इजंट इट? ये बात ध्यान में आ गई आपको? प्रोपोर्शनैलिटी बहुत काम में आएगी यहाँ पर, सिंपल मेजरमेंट है। ओके, आए ना?
अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये साइन थीटा को 1 कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सॉफ्ट सिलेंड्रिकल कोर है, ये वाला जो सॉफ्ट कोर है, सिलेंड्रिकल है मतलब ये ऐसा, उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ऑलराइट, ये ऐसा कुछ उसका वो सिलेंड्रिकल कोर है। मैं बता रहा हूं कि यहां पे आपका ये नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। कंसीडर करिए कि अगर सिलेंड्रिकल कोर नहीं होता, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकलती है उस सरफेस को वो हर बार परपेंडिकुलर होती है। तो यहां के लिए ये जब ऐसे निकलेगी कुछ ऐसे दिखेगी, नॉर्थ से साउथ, समझा क्या? ऐसे कुछ होगी ये। तो ये है आपका मैग्नेटिक सेंटर। अब अगर आप कोई भी सादा ये रख देते तो क्या होता? इस पोजीशन पे यहां से आने वाली फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती, इस पोजीशन से यहां से आने वाली भी परपेंडिकुलर, सिर्फ ये वाला एक फील्ड परपेंडिकुलर होता, बाकी कोई परपेंडिकुलर नहीं होता। तो वो साइन थीटा कंपोनेंट बनाता। पर मुझे तो मैक्सिमम फील्ड उससे अटैच चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक रेडियल फील्ड है ना, ये इसको कहते हैं रेडियल, क्योंकि रेडियस टू रेडियस मूव हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके लिए एक नया टेक्निक यूज करते हैं कि ये अगर आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल, तो ये सिलेंड्रिकल कोर यूज किया, ऐसा है ये कुछ। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस सरफेस को यहां पर और यहां पर परपेंडिकुलर, समझ में आया? ऐसा है कि नहीं? अरे कुछ गलत हो गया, तो तुमको समझ में आ गया ना? इसको कहते हैं रेडियल सॉफ्ट आयन कोर बनाते हैं अपन। ये जो सॉफ्ट आयन कोर यूज किया, क्यों किया? ताकि ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बूस्ट हो जाए और बूस्ट होके वो हर जगह पे कॉइल को परपेंडिकुलर रहे। एट एवरी पोजीशन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। यहां से आ रही है तो परपेंडिकुलर है, ये सर्कमफरेंस को रेडियस हर बार परपेंडिकुलर होती है, उसका फंडा यूज करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलरिटी पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, रेडियल फील्ड यूज करते हैं। समझ में आया है की नाही? कळलं का तुम्हाला आपण काय बोलतोय? नक्की? तो इसमें से आपने क्या लिखा था इससे पहले? यहां तक लिख लिया था, इतना बस डायग्राम निकाल के एक नाम दे दो, चल जाएगा, याद रह जाएगा। मैं इससे आगे आपको सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर पढ़ाने वाला हूं। एक बहुत ही हाईली मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयन कहते हैं उसको, और वो उस फील्ड के बीच में रखा गया तो उसको कोर बोलते हैं। कोर मतलब अंदर वाला हिस्सा, समझे क्या? उस वजह से जो इनसाइड जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बूस्ट हो गई, मतलब स्ट्रांग हो गई ज्यादा, और उस कॉइल को हर जगह पे परपेंडिकुलर हो गई। नहीं तो साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं होती, हर जगह पे अलग होती। वो यूनिफॉर्म लाने के लिए हमने फिर वो स्फीरिकल बोल दो एक कोर यूज किया है। नॉट सुपर कंडक्टर, एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण अजून एखादं मॅग्नेटिक मटेरियल ठेवलं तर त्याला जास्त बढ़ावा देईल ना। आग जल रही है तो पेट्रोल डालेगा तो और आग जलेगी, ऐसा है वो। हो गया? नाउ वी आर गोइंग टू सी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।
इसको टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए हमको वो फॉर्मूले की ज़रूरत है, I is equal to C upon NBA into theta. Now this is your actual equation for the galvanometer. करंट और एंगल का रिलेशनशिप है वो। जनरली न्यूमेरिकल के लिए वो C का वैल्यू गिवन होता है, वायर की जो ट्विस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या है, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। तुम्ही लक्षात घ्या की समजा एक कोई तो ऐसा एक बच्चा रहता है जिसको थोड़े से ऐसे गुदगुली की कि वो थोड़ा सा नाचता है। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि दूर से भी ऐसा किया तो वो दूर से भी ऐसा ऐसा करने लगता है। होता है, कभी देखा होगा ना, अपन ऐसा गेलो तो ऐसा करते। और कुछ बच्चे जिसको पूरा ऐसा ऐसा भी जाके करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, काही गुदगुली नाही होत, तो एकदम लठ्ठ एकदम जाड उभा राहते गेंड्याची चमडी, पर रे बाबा बोले काय पाहिजे, बराबर। क्या है ये? सेंसिटिविटी है कि कितने अमाउंट के इनपुट के लिए वो कितना अमाउंट का आउटपुट देता है। कुछ लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, तुम्ही त्याला काही गुदगुल्या केल्या तरी तो एकदम दादा काय काय आता और कुछ लोगों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, दूर से ऐसा किया, इनपुट इज लाइक मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम, वो इधर उधर उछलने लगेगा, पूरा डांस करेगा। ऐसे कैरेक्टर आपने सबने देखे होंगे और शायद आप भी उसमें से एक हो, बराबर है। तो आएगा बात ध्यान में, दिस इज व्हाट, कि कितने इनपुट के लिए हम उसमें कितना रिएक्ट करते हैं। एक आध बच्चा है जिसको कितनी भी गाली दे दो, काय घंटा फरक नाही पडत, काय झालं देवगीर सर? नाही म्हणजे मी तुला विचारतो काही झालं का बा? आय एम नॉट सेइंग दॅट यू आर लाइक दैट, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू आउट, आई एम जस्ट आस्किंग के, है ना, कुछ हुआ क्या इस स्टेटमेंट के साथ? दिस इज व्हाट कॉल्ड डिप्लोमेटिक, समझा? तो एक आध बच्चा है जिसको जो बोलना है वो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को बस ऐसा भी बोल दिया, अरे तो अभ्यास नहीं केला काय, तो घरी जाऊन रडून येते एक वेळा। तो ये है सेंसिटिविटी कि हमने आउटपुट कितना दिया और इनपुट कितना, सॉरी इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना मिला। गैल्वेनोमीटर भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, सेंसिटिव मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी करंट में चेंज होता है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देता है। तो हम वो छोटे से करंट का चेंज भी बहुत क्लियरली मेजर कर सकेंगे, उसका मेजरमेंट, क्योंकि थोड़ा सा चेंज झाला तो हा डिफ्लेक्शन एकदम भरकन दाखवते। हल्का भी चेंज हुआ तो वो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन अगर दिखाने लगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। और एकाध गैल्वेनोमीटर एकदम ढेपसा है, म्हणजे बहुत करंट दिया फिर भी बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है, तो शायद वो बहुत ज्यादा करंट का भी हल्का सा चेंज हम शायद डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं कर पाए, हमारी नजर ही नहीं जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दिस इज पुअर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो मैं इतना सिंपल कह रहा हूं, मान के चलो कि I अमाउंट ऑफ करंट अगर सर्किट में से पास होता है और उसके लिए वो थीटा अमाउंट का डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऑलरेडी दिखा रहा है। अब मैंने करंट को बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? तो DI अमाउंट से बढ़ाया, तो थोड़ी देर बाद करंट कितना दिखेगा? I प्लस DI। तो उसके प्रपोर्शन में DI अमाउंट से करंट बढ़ाने के प्रपोर्शन में जो डिफ्लेक्शन दिखेगा वो थीटा प्लस डी थीटा दिखेगा। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, मान के चलो ये आपकी वो है, स्केल है और ऐसा वो पॉइंटर है, ओके। अब पहले कुछ I अमाउंट का करंट था, ये पॉइंटर यहां दिख रहा था, तो दिस मच अमाउंट ऑफ थीटा इट वाज शोइंग और I अमाउंट ऑफ करंट। अब मैंने करंट को बढ़ाया तो अब करंट है आपके पास I प्लस डी आई, तो ये भी तो बढ़ेगा कुछ एंगल डी थीटा से। तो हमको तो यही चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ करंट चेंज के लिए कितना डिफ्लेक्शन में चेंज आता है। अगर बिल्कुल छोटे से अमाउंट के चेंज के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन में चेंज आता है तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव है ना? कळलं का? तो हम इसलिए कहते हैं, ये I का फॉर्मूला क्या हुआ? I का फॉर्मूला है, वी हैव I का फॉर्मूला है C अपॉन NBA इंटू थीटा, ओके। और आपने क्या किया, इसमें डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ये हो जाएगा आपका DI इज
ये C अपॉन एन बी ए तो आपका कांस्टेंट है, इसका कोई टेंशन नहीं, दिस इज डी थीटा। ओके, तो हम कहते हैं कि डी आई अपॉन डी थीटा, डी आई अपॉन डी थीटा इज नथिंग बट C अपॉन एन बी ए। एक्चुअली मुझे डी थीटा अपॉन डी ए चाहिए, डी आई चाहिए, उल्टा कर रहा हूं। देयरफॉर हम चाहते हैं कि डी थीटा अपॉन डी आई क्या हो जाएगा आपका एन बी ए। नहीं, होल्ड ऑन, मेरे को सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी चाहिए मेरे को, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं चाहिए, मैं उल्टा बता रहा हूं। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी नॉट द वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी के लिए डी आई बाई डी थीटा हो जाएगा आपका C अपॉन एन बी ए। इसको लिखते हैं एस आई। एस आई मतलब अमाउंट ऑफ करंट के लिए कितना चेंज आया, डिफ्लेक्शन कितना चेंज आया, ये बात ध्यान में आई। तो यहां पर हमको पता चला कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट कांस्टेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा ही जा रहा है, तो एक सेकंड में याद करने दो। नहीं, उल्टा ही है, डी थीटा बाई डी आई करो भाऊ, दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी, ये होगा आपका एन बी ए अपॉन सी। तो करंट सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितने ज्यादा आप टर्न्स वाइंड करोगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना वो ज्यादा सेंसिटिव, एरिया जितना बड़ा उतना वो ज्यादा सेंसिटिव। पर उसका ट्विस्ट कांस्टेंट मिनिमम होना चाहिए, वी वांट अ मिनिमम ट्विस्ट कांस्टेंट सो दैट सेंसिटिविटी विल बी हायर। क्योंकि ट्विस्ट कांस्टेंट ज्यादा कब बढ़ता है, कब ज्यादा, तो उस जितना वायर आप जाड़ा लोगे उतना उसका ट्विस्ट कांस्टेंट ज्यादा। एक बात, इसका मतलब है कि जितना जाड़ वायर लोगे वो उतना हार्ड रहेगा घूमने को। तो जो स्प्रिंग होता हल्का उतना टफ, जितना जाड़ वायर उतना उसको ऐसा पिलना, उसको रोटेट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्विस्ट लाना उसमें, तो वो इनवर्स प्रपोर्शन में चाहिए। आता बघा याच्यात कॉम्बिनेशन जेव्हा आपण बसवतो ना तर खूप मोठा प्रॉब्लेम यायला लागतो। बात समझना, अगर आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हो तो उस वायर पे बहुत लोड हो गया है ना। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे उतना ज्यादा बड़ा मैग्नेट आपको लगाना पड़ेगा, तो और बल्की हो गया आपका वो गैल्वेनोमीटर, है कि नहीं। सो इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द टर्न्स, फील्ड, एरिया, दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। उतना मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो टूट जाएगा सब, या इलास्टिसिटी की वजह से वो इलोंगेट हो जाएगा। अब दोनों तरीके से अटक गए। अगर आप वायर को जाड़ा करते हो तो इसको ज्यादा बढ़ाने का फायदा खत्म हो गया, है ना। इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कहा था कि ये जो वायर होती है स्प्रिंग की, वो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, कौन सी यूज करेंगे हम, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, और चपटी वाली, ऐसे चपट देंगे उसको, अच्छी फ्लैट वायर रहती है ना, फ्लैट वायर, समझा क्या, वो वाली वायर यूज करेंगे। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, टू इंक्रीज, टू डिक्रीज C, we use phosphor bronze फ्लैट वायर। फ्लैट वायर क्यों यूज किया ये समझ में आया। और देर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू इंक्रीज द टर्न्स, फील्ड एंड एरिया। आप एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं बढ़ा पाओगे, तो सेंसिटिविटी को भी एक सर्टेन लिमिटेशन जरूर आएगा, है ना। क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूज कर ले तो फिर कोई भी वायर यूज कर लो वो टूट ही जाएगा। तो सेंसिटिविटी ये हो गया। पर ये कौन सा सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं हम, करंट सेंसिटिविटी। अब अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। आपको ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू आपका V बाय आर, बस इसी को लगाओ। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन आर।
आई और वी के जगह पे सेंसिटिविटीज डाल दो, तो जब भी आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा जाएगा इसके हिसाब से चलते रहने का। करंट का फॉर्मूला है हमारे पास, अपॉन आर ही तो करना है, ज़्यादा कुछ उसके टीडीएस पोर्शन में मत जाओ कि कैसा आया क्यों आया, सीधा शॉर्टकट ये मार लो, खत्म हो गया किस्सा। ठीक है योग, हाँ रेजिस्टेंस पूरे इक्विपमेंट का, गैल्वेनोमीटर का। तुम भूल गए क्या? गैल्वेनोमीटर इक्विपमेंट हम पहले ही यूज कर चुके हैं, इसको हम एमीटर में कन्वर्ट करते थे, हम उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे। कैसे करते थे चलो याद दिलाओ। एमीटर को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कौन सा वाला रेजिस्टेंस बेटा? लो वैल्यू शंट रेजिस्टेंस, बराबर है। और अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस। फिर वो शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस के फंक्शनिंग क्या रहते थे? इट यूज टू प्रोटेक्ट द एमीटर फ्रॉम द वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, एक बात। देन इट यूज टू गिव अ बाईपास टू द हायर वैल्यू टू वैल्यू ऑफ करंट, और दूसरा इट यूज टू इंक्रीज इट रेंज। तीसरा एक्चुअल में 3 मेन यूजेस है जो हमको याद रखना ही है। फिर वो याद है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, इक्वेशन बनाने को आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो चलो ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। इसमें से कुछ लिखना है आपको? सब कुछ? अब हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यू कैन पुट अप द हेडिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ गैल्वेनोमीटर। चला एक बात समझना, जब हम एक्यूरेसी निकालते हैं, इन शॉर्ट आपने अगर एकदम पहला चैप्टर याद है कि आपको यूनिट्स एंड डिमेंशंस है ना, उसमें हम 2 चीजें पढ़ते थे, एक्यूरेसी और प्रेसिशन नाम का। प्रैक्टिकली एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। एक्यूरेसी इज लाइक एरर कितना है उसको फाइंड आउट करना, मतलब एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है ना। हम ऐसा पहले ही मान लेते हैं कि हर एक इक्विपमेंट में, ऑलमोस्ट हर डिवाइस में कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा, क्योंकि देयर कैन बी नो इक्विपमेंट विच विल बी द आइडियल वन। पहला मुद्दा, क्योंकि अब कुछ ना कुछ एरर आने ही वाला है, तो एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, इसका मतलब है कि एरर को डिक्रीज करना, मिनिमम एरर लाना है कि नहीं। तो टू मिनिमाइज द एरर इज टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी। इन शॉर्ट, सादे भाषा में एक्यूरेसी का मतलब एरर फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला? रिलेटिव वाला। कौन सा? रिलेटिव एरर। क्लियर हुआ है ना। तो हम पहले ही ऐसा कंसिडर करते हैं कि हर इक्विपमेंट में एरर है और फिर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक्यूरेसी को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप इसके मतलब इक्वेशन के हिसाब से सोचोगे एकदम सिंपल भाषा में, तो ऐसा है, ऐसा कंसिडर करिए कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी एरर नहीं होता, कोई एरर नहीं होता, तो उसमें आई अमाउंट ऑफ करंट के लिए थीटा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन देना चाहिए, है कि नहीं। पर वो क्या कर रहा है, तो थीटा के जगह पे वो कुछ भलता ही डिफ्लेक्शन देता है, वो देता है थीटा प्लस डी थीटा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन देता है। मतलब अगर ये हमारा ऐसा वो स्केल है कुछ, उसने आई अमाउंट ऑफ करंट के लिए इतना वाला डिफ्लेक्शन देना चाहिए था, इतना देना चाहिए था, पर वो दे इतना रहा है। तो ये जो इतना अमाउंट ऑफ एरर है वो क्या हो गया, और इतना अमाउंट ऑफ जो एंगल है वो एरर हो गया उसका। अब क्योंकि ज्यादा का डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो हम मेजर करते वक्त आई अमाउंट ऑफ करंट नहीं मेजर करते, हम क्या करेंगे, आई प्लस डी आई अमाउंट ऑफ करंट। तो आपको ये लिखते वक्त मैंने एक्यूरेसी और इसमें सेंसिटिविटी दोनों को एक जैसा लिखा, पर इसका मीनिंग अलग है। पहले में क्या था, सेंसिटिविटी में आई के लिए थीटा डिफ्लेक्शन, आई प्लस डी आई के लिए थीटा प्लस डी थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे है आई के लिए थीटा होना चाहिए था, पर वो नहीं होता,
वो कितना होता है, थीटा प्लस डी थीटा, और इसलिए हम I ना मेजर करते हुए I प्लस डी आई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करते हैं। ओके, देयरफॉर हम कहेंगे रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो रिलेटिव एरर कैसा होगा, तो I इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए इंटू थीटा। आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी आई अपॉन डी आई बाई डी आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए इज अ कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाय डी आई। ऐसे होगा ना। तो वैसे तो ये डी आई बाई डी आई आपका कैंसिल हो गया, मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं। इसको सिंपल सादे भाषा में ऐसा लिख देते हैं दैट डी आई इज इक्वल टू सी बाय एन बी ए इंटू डी थीटा। ओके, अब टेकिंग रेशो, देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट डी आई अपॉन आई मतलब अमाउंट ऑफ एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, रिलेटिव एरर। याद आया क्या कुछ, है ना। तो डी आई बाय आई क्या होगा आपका, सी अपॉन एन बी ए कट जाएगा, ये होगा आपका डी थीटा अपॉन थीटा। दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी इक्वेशन। बस इतना ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। गेट इट, दैट रिलेटिव एरर, करंट में कितना रिलेटिव एरर आया, जितना के एंगल के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर है ना। एंड टू मिनिमाइज दिस रिलेटिव एरर इज नथिंग बट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल सादा इक्वेशन है, कोई उसका बहुत ज्यादा टीडियस पोर्शन नहीं है समझने लायक। ठीक, अरे ते वॉटरमार्क काढलंच नाही का अजून त्याच्यातून, नवीन वाले आहे का हे, एवढं आठवणीने सांगितलं नाही। और उसको कुछ कवर ववर कुछ नहीं लगाया, काय बेकार वाड़ा है चलो। चला झालं का। तो एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी किस्सा खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी मोटर। एडिशनल टॉपिक है, बोर्ड में नहीं होगा। डीसी मोटर, वैसे तो 10th में हुआ होगा आपको, एसी डीसी दोनों हुआ होगा। अब मैं इसमें कुछ और एडिशनल डिटेलिंग करूंगा, इतना ही है, कुछ बस थोड़ी सी ज़्यादा की डिटेलिंग है। कंसिडर करते हैं कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, एक ऐसे करंट कैरिंग वायर जो है ऐसे लगा दी इस तरीके से, और यहाँ जो है ऐसी कुछ ऐसे वो स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स। और इस स्प्लिट रिंग्स में हम कुछ ब्रश लगाते हैं, ब्रश। और ऐसी एक बैटरी। मैं इस ब्रश को, इसको B1 और इसको B2 कहने वाला हूं, इस वाले स्प्लिट रिंग को R1 और इस वाले को R2 कहने वाला हूं। R1 और R2। अब
एकदम क्लियर है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला ब्रश R1 के साथ कनेक्टेड है, तो करंट जो है वो हर बार ऐसे फ्लो होगा, PQ R और S, और इस तरीके से करंट फ्लो होके वापस आएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल रिंग R2 और ब्रश B2 के साथ है, डीसी बैटरी लगाई। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सोचोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है। अब क्योंकि QR और PS इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ओवर QR एंड PS। पहले ही हम कल के क्लास में पढ़े हैं, सैटरडे के या फिर शायद फ्राइडे के, सैटरडे के। तो फोर्स सिर्फ PQ और RS के ऊपर लगना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। टेक्निक थी FFI, फोर्स फील्ड करंट। फील्ड हुआ ऐसा, करंट हुआ ऐसा, तो PQ को जो है अंदर की तरफ खींचा जाएगा। फील्ड हुआ ऐसा, करंट हुआ ऐसा, तो RS को जो है वो बाहर की तरफ खींचा जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे PQ एक्सपीरियंसेस इनवर्ड फोर्स एंड RS एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड फोर्स, समझे। और एक ये PQ को अंदर धकेलोगे, RS को बाहर खींचोगे, क्या हो जाएगा, वो रोटेट होगा। रोटेट जब होता है तब जैसे जैसे, अब ये देखो ये कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, कॉइल ऐसे हुई तो कुछ एंगल बना, फिर ऐसे हुई, तो अब यहाँ पे प्लेन का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो चुके हैं, पैरेलल हो चुके, तो NBIA sin थीटा विल बिकम 0। तो जब ये लूप या ये प्लेन कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, या इस प्लेन की डायरेक्शन कंप्लीटली पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड को, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ओवर दिस वायर। तो वो रुक जाना चाहिए, घूम तो गया पर रुक जाना चाहिए, रुकता नहीं, बिकॉज वो घूमने का उसका अपना एक इनर्शिया भी तो है ना। उस इनर्शिया की वजह से वो फिर से सीधा, मतलब ऐसा था, वो ऐसा घूमा, यहाँ पे टॉर्क 0 हुआ, बट क्योंकि अब उसके पास इनर्शिया है तो वो फिर से ऐसे हो गया। बैक साइड दिख रही है उसकी, बैक साइड जब है तो ये रिंग भी एक्सचेंज हो गई। R2 got in connection with R1 and R1 got in B1 and R1 made a connection with B2। अब क्योंकि R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव हो गया, तो फिर से करंट इसमें से रिवर्स हो गया। करंट रिवर्स हो गया तो ये जो ऐसी लूप है, फिर से ये जो आपका RS को जो बाहर खींच रहा था, RS को अंदर धकेलेगा, और PQ को जो अंदर धकेल रहा था, PQ यहाँ पे है, बाहर खींचेगा, तो फिर से वो ऐसे हो जाएगा। तो कॉइल जो है वो सेम सेंस में ही रोटेट करेगी। अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो ऐसे ही रोटेट करती रहेगी। कर लो के, द सेंस ऑफ रोटेशन विल बी मेंटेन्ड एज इट इज, एंड व्हाट इज हैपनिंग, द कनेक्शन बिटवीन R1 मतलब रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस विल चेंज। बराबर आधे रिंग के लिए वो इधर, क्योंकि ऐसा समझो कि ये वायर के साथ ये रिंग कनेक्टेड है, ये घुमा तो ये कनेक्शन ऐसे आ गया, ब्रशेस वहीं पर है, अपने आप ही एक्सचेंज हो गया। आई बात ध्यान में यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका डीसी मोटर वर्क करता है। तो अब इस डीसी मोटर की एफिशिएंसी के तरफ चलते हैं। एफिशिएंसी, ये हो गया वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में एक बात बता दूं कि इस टॉपिक का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो अगले चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। इसको, वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैक ईएमएफ, और अगले चैप्टर को टाइम है और ये टॉपिक मेरे को इसी में पढ़ाना है, तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज करूंगा। असं आहे असते बघा काहीतरी असं म्हणून घ्यायचं, ठीक है। काहीतरी आहे जिसका नाम बैक ईएमएफ है। क्या है, क्यों है, कैसे आया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है। अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म के बाद, मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर के बाद का अगला चैप्टर है वो।
तो एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी होती है कि हमने कितना इनपुट दिया और उसके बदले में हमको कितना आउटपुट मिला. तुम्ही 3 तास वाचलं आणि मार्क आले 30 पैकी 30, तो योर 3 आवर्स एफिशिएंसी इज 100%. हाइपोथेटिकल केस है ना. और फिर तुमने 3 घंटे पढ़ा और तुमको 30 में से आए 3, तो एफिशिएंसी हुई 10%. समझा? बराबर ना. तो ये बात बस इतना ही है कि हम कितना इनपुट देते हैं और उसके बदले में हमें कितना आउटपुट मिलता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी. तो हमने कहा E या ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. तो आपको ये बता दूं कि इनपुट पावर क्या होता है. पावर क्या होता है रे भाऊ? वोल्टेज इनटू करंट. ये हम पढ़ चुके हैं. मान के चलो कि इसका E is the EMF of a cell और I is the current flowing through the circuit. तो इनपुट पावर हुआ आपका E into I. हाँ, बट एक बात बता दूं कि ये तो आपका ये E क्या है? EMF ऑफ सेल है. ये इसकी पूरी कैपेसिटी हुई. एक्चुअल में कोई भी सेल अपनी पूरी कैपेसिटी से वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता. ये हम किस में पढ़ चुके हैं? टर्मिनल पीडी में. याद भी है क्या कुछ? है ना, टर्मिनल पीडी वाला. कोई भी 100% एफिशिएंसी से अपने पास जो है वो पूरा का पूरा नहीं देगा. वो खुद कुछ ले लेता है और बचा हुआ लोगों को देता है ना. यहां पे जो है वो खुद कुछ नहीं लेगा, पर उसके साथ एक ऐसी घटना घटेगी. इंटरनल रेजिस्टेंस का यहां पे फंडा नहीं है, पर उस वायर में ऐसी कुछ एक प्रोसेस होगी कि जो एक्चुअल पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा था उस पोटेंशियल को अपोज करने वाला एक और ईएमएफ, एक और पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको कहते हैं बैक ईएमएफ. क्यों होता है? सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर बोलने का. ओके, क्यों वाला किस्सा पर बस इतना समझो कि एक अगर पोटेंशियल ऐसे लग रहा है तो उसको अपोज करने वाला एक दूसरा पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम क्या कहेंगे? बैक ईएमएफ, स्मॉल ई. तो जो एक्चुअल ईएमएफ जो है, एक्चुअल वोल्टेज प्रोवाइडेड जो है वो होगा आपका E माइनस E. ओके, वेयर E इज बैक ईएमएफ. हाँ, तो ये हो गया जो कुछ आपका ईएमएफ प्रोवाइड हुआ. और उसके अलावा आउटपुट में क्या होता है कि इतना पोटेंशियल वो देखो, इतना पोटेंशियल वो प्रोवाइड कर सकता था, पर फिर एक बार जब भी कोई कॉइल से करंट जाता है तो उसमें हीट जनरेट होती है. और वो जो हीट है, वो जो हीट में से जो निकली हुई एनर्जी है, हीट इज एन एनर्जी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पावर भी है, दैट विल बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग. I square R, I square RT is the heat energy, I square R is the heat power. अपॉन T जो है उसको हटा दिया. एनर्जी अपॉन टाइम इज अ पावर. I square RT में से T को काट दो तो क्या बचा? पावर. कहते हैं हाँ. तो इस हिसाब से अगर हम चले आगे तो ये हमें आउटपुट पावर कितनी मिलेगी? हमें मिलेगी आउटपुट पावर इज इक्वल टू ई आई माइनस आई स्क्वायर आर. ई माइनस ई आई माइनस आई स्क्वायर आर. ये समझ में आया? ये बैक ईएमएफ की वजह से कम हुआ हुआ पोटेंशियल माइनस हीट इफेक्ट. देयरफॉर आपका एफिशिएंसी बनेगा E माइनस ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई E इंटू आई. ओके, तो यहां से आप आई ये कॉमन ले लो. आई ये हो जाएगा आपका E माइनस ई
माइनस आई आर अपॉन ई इंटू आई, ये आई और आई कैंसल्ड, ऐसा भी करने से पहले हम ऐसा ही, एक सेकेंड, ई इंटू आई माइनस ई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर अपॉन ई इंटू आई, और एक्चुअल में जितना, देखो हमने पिछली बार बोला था कि जितना टर्मिनल पीडी उतना ही एक्सटर्नल ड्रॉप होता है ना, तो ये वाला जो टर्म्स है ना वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ई इंटू आई यहाँ का और ये आई स्क्वायर आर प्लस और माइनस में है, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू जनरेट होता है, वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, एफिशिएंसी बची आपकी E इंटू आई अपॉन कैपिटल E इंटू आई, या आप आई और आई को हटा लो, एफिशिएंसी बचा बैक ईएमएफ अपॉन एक्चुअल ईएमएफ। ये एकदम मतलब अलग फॉर्मूला है जो आपने नहीं देखा होगा। इसमें E क्या है, नेगेटिव को हम यहाँ पे निग्लेक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसका सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्मॉल e इज अ बैक ईएमएफ और कैपिटल E इज द सोर्स का ईएमएफ। इसका रेशो हमें डायरेक्टली एफिशिएंसी दे देता है, तो एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर विल बी E अपॉन E। अगर आप मतलब ये लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना फॉर्मूला लिख लो और डायरेक्टली यहां से भी लिख दोगे तो भी चलेगा, चाहते हो तो पूरा लिख लो, कोई फर्क नहीं है उसमें, देयर इज नो मैटर। अब यहाँ पे हमको बस कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करनी है और हमारा फोर्स ऑन करंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम रोकेंगे, एंड होगा। क्या कंडीशन हमको देखनी है कि अगर मुझे मैक्सिमम आउटपुट पावर चाहिए, आई वांट कि मशीन से मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले, फॉर अ गिवन इनपुट आई शुड गेट हाईएस्ट आउटपुट पॉसिबल, जो कुछ पॉसिबल है उसका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर की एक कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, इसको प्रूव कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन से डिराइव करके, पर मैं उसके प्रूफ में नहीं जाता, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली याद करना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर वो बहुत सिंपल है कि आपका जो बैक ईएमएफ जनरेट हुआ वो सोर्स ईएमएफ के आधा हो। अगर ऐसा है तो मशीन जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देगी। इसको प्रूव कर सकते हैं, पता है मॅक्झिमा कंडिशन आती है डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0 वाली, पण त्याला काही मीनिंग नाही, उगाच प्रूफ मध्ये जाऊ नका, एवढं सरळ सरळ लक्षात ठेवा दैट अगर बैक ईएमएफ सोर्स ईएमएफ के आधा रहा तो आउटपुट मैक्सिमम होता है, और उस केस में एट मैक्सिमम पावर, एट मैक्सिमम आउटपुट पावर एफिशिएंसी जो है वो भी 50% हो जाती है। एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी इज 50%, तो 50% एफिशिएंसी पे आपको हाईएस्ट पावर मिलने लगती है। क्लियर है ना? बस इतना ही है हमारे फोर्स ऑन करंट के टॉपिक पे। ऑलराइट, अब अगर चाहते हैं तो हम डायरेक्टली एंट्रेंस पे जंप कर लेते हैं, अगर तुम चाहते हो तो मैं बोर्ड को फिर से रिवाइज करते हुए वगैरह वगैरह वो भी कर सकता हूँ, और फिर बोर्ड की न्यूमेरिकल्स एकदम गले हुए। क्या करना है, पहले एंट्रेंस खत्म कर लूँ फिर बोर्ड पे जाऊं? क्या करता शॉर्ट लॉन्ग रिवीजन का, टाइम कंज्यूमिंग है। व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि बोर्ड का एक अलग से आवर लेके उसको कर लूँ यार, उसमें टाइम बहुत जा रहा है, तो बोर्ड को मैं एक स्केड्यूल अलग से डाल देता हूँ 1-2 दिन में ही, तो वो तो क्या सिर्फ रिवीजन ही रहता है ना, और उसके न्यूमेरिकल्स, तो बोर्ड का क्लास अलग और एंट्रेंस का क्लास अलग, ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे बायो वाले करते, बायो मैथ्स। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं कि कल मैं 45 मिनिट्स एंट्रन्स देता हूँ या 1 घंटा और आधे घंटे का बोर्ड। आपला 1.5 तासाचा आहे, ते आतापर्यंत मी 1.25 तासाच युटिलाइज करायचो, उद्यापासून पूर्ण 1.5 करेल, इतना ही होगा, 1 + ½ चलेगा?
तो चलो एंट्रेंस स्टार्ट कर देते हैं फिर। फॉर्मूला रिवीजन चाहिए क्या कि चलने दो? चाहिए? बट बोगस। देखो सबसे पहला टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक शॉर्टकट में मैं रिवीजन दे रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ऑयस्टेड इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से शो कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन, अगर ये कंडक्टर इधर करंट है और मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं करंट ये थंब ऐसे लगाता हूँ और देखो यहाँ पे देखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर दिखती है। अगर करंट कंडक्टर ऐसा है, यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं ऐसे लगाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड दिखती है। हम राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और फिर बायट-सैविट्स लॉ, बायट-सैविट्स लॉ क्या था आपका पहला, ये मैंने लिखा के दिए थे क्या फॉर्मूले, तो क्या रिवाइज करा रहे हो फिर से स्टार्टिंग, यही स्टार्टिंग था। बायट-सैविट्स लॉ शायद मैंने ये लिखा के दिए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एक अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर कोई पार्शियल लूप है, मतलब ऐसा इतना ही लूप है, तो आप क्या करोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा बाय 2 पाई। ये अगर आपका थीटा है। इनफाइनाइट करंट होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा इनफाइनाइट, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। बिल्कुल पैरेलल फॉर्मूले अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करोगे तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि म्यू नॉट इज एनालॉगस टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर एम्पियर्स लॉ, एक्चुअली इससे पहले ही था एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था, दैट क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। और फिर ये था आपका फाइनाइट लाइन और फिर इनफाइनाइट लाइन। फिर फाइनाइट लाइन के लिए क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद तो हो गए तुमको सारे फॉर्मूले? हाँ, अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड के तो हो ही गए। फिर ये फाइनाइट लाइन के बाद कुछ था क्या और? हाँ, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का क्या था, पहले तो सेंटर पे, सोलेनॉइड में दो थे, एक सेंटर वाला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एंड वाला क्या था, हाफ म्यू नॉट एन आई। बस ध्यान क्या रखना है कि स्मॉल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। और टोरॉइड था, फिर टोरॉइड में क्या होता था, सेम फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, बट एन क्या था, तो वो था टोटल टर्न्स अपॉन सरकमफरेंस। दिखने में सेम फॉर्मूला है पर अंदर से कुछ फर्क है उसमें। हो गया सर, चैप्टर खत्म इतने में ही। फिर कॉम्बिनेशन देखे थे, अब कॉम्बिनेशन दोबारा तो नहीं रिवाइज करा सकता, वो बहुत लंबा खेल है। हाँ, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, उसको डिराइव करना पड़ रहा था नहीं, वो तो फॉर्मूला याद होना 9। हम देखेंगे पहले हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर है तो आपका फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर की तरह है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बट ध्यान रखिएगा कि हॉलो सिलेंडर में सिलेंडर की रेडियस नहीं है, वो सिलेंडर के एक्सिस से डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ है ना, उस सरफेस से करंट जा रहा है आपका आई। और अगर आपका हॉलो नहीं, वो है सॉलिड सिलेंडर है
और उसके अंदर चाहिए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, बी इनसाइड इज टू बी 0, आउटसाइड एज इट इज, सरफेस पे कैपिटल आर कर दो, मतलब उसका रेडियस अगर आर है तो, है ना, बट सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड कोई फर्क नहीं, वैसा ही बी इनसाइड का ही तो सारा इशू था, बी इनसाइड था। अब म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, सिर्फ आर था या आर स्क्वायर था वो, ये आर स्क्वायर और अपॉन अबे हो आर बाय आर स्क्वायर पर कौन सा आर ऊपर, ओके। हाँ, हमने यहां से कहा था कि यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब बोलते हैं ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरह ये केस डायरेक्टली आ सकता है, डायरेक्ट एक भाई हमने डायरेक्टली यही पूछ दिया, ऑलराइट। तो ये था हमारा हॉलो, पर एक बात ध्यान में रखना, सिलेंडर में आउटसाइड द सिलेंडर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस ऑफ द सिलेंडर कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे फर्क अंदर पड़ते हैं। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता था, उसमें बट ज्यादा केसेस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक था हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर के लिए बाहर एज इट इज पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, अंदर के लिए 0, बराबर। तो अगर हॉलोस्फीयर कंडक्टिंग मटेरियल से, फिर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग मटेरियल से अगर चाहिए, कंडक्टिंग से, तो हॉलो और सॉलिड दोनों सेम होते हैं अगर मटेरियल कंडक्टिंग हो, अंदर बाहर सरफेस सब सेम। फर्क कहां पड़ता है, जब सॉलिड स्फीयर बट नॉन कंडक्टिंग हो, तो बाहर वाला एज इट इज, सरफेस वाला एज इट इज, अंदर में कैलकुलेशन डेंसिटी वाला, वो भी तब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डेंसिटी वाला। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो गॉसेस लॉ, असं पूर्ण ते डोक्यामध्ये असे 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 ते बायफर्केशन करून ठेवा, क्योंकि उस पर ही क्वेश्चन बनता है फिर सबसे ज्यादा क्रिटिकल आया तो लगे तो एक बार उसको मैं जब एंड आएगा तो फिर एक बार ऐसा पूरा एग्जाम के पूरा क्लियरिफाई करके दूंगा कि कब और कैसे ऐसा करना है, या चाहो तो अभी भी कभी बीच में जब भी चाहो, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारा रिवीजन था फोर्स ऑन चार्ज। देखो फोर्स ऑन चार्ज, इसमें बहुत सारी कैटेगरी थी। फोर्स ऑन चार्ज, पहली केस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि चाहे चार्ज स्टेशनरी हो, मैं इसमें लिखता हूं इफ चार्ज स्टेशनरी, चार्ज स्टेशनरी हो तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है QE/m, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑलराइट। अगर चार्ज मूविंग हो, इफ चार्ज मूविंग हो, तो यहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, जब वो स्टेशनरी होगा। कैसे? आप ऐसा कंसिडर करिए, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो ये ऐसे धकेले जाएगा, स्ट्रेट पर एक्सेलरेशन में रहेगा। अगर इफ चार्ज इज मूविंग, बट कैसा मूविंग? तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपकी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। चार्ज कैसे आ रहा है? चार्ज कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो वो फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होके जाता है और फिर यहां से सीधा निकलता है। तो इतना जो पोर्शन है वो कैसा हुआ? पैराबोलिक। पढ़ाया मैंने ये, तो ये हो गया पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। और इसकी इक्वेशन, एक्सेलरेशन उतना ही रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, QE/m, एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम, पर ट्रैजेक्टरी बदल गई। स्टेशनरी है तो सीधा, है ना, और अगर परपेंडिकुलर मूविंग है बट परपेंडिकुलर है तो पैराबोलिक। याद आया कुछ? फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? हटाओगे इसको, है ना। फिर हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रहे, है ना,
हम बोलेंगे फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहे तो फोर्स इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन थीटा, या फिर Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। यहां से एक बात पता चलती है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर चार्ज स्टेशनरी रहे तो कोई फोर्स होता ही नहीं है, हम कहते हैं स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी अगर रुका हुआ चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, जीरो, और अगर मूविंग चार्ज है तो फोर्स कितना हुआ, Q इंटू वी क्रॉस बी। ओके, इसमें फिर दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि अगर वो मूव होता है बट चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हम कहेंगे पहला वाला मूविंग चार्ज में, मूविंग चार्ज की कैटेगरी में हम बोलेंगे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी है तो सर्क्यूलर मोशन। ओके, सर्क्यूलर मोशन तो हमको पता है कि बी क्यू वी प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां से हमने निकाला था mv बाय बी क्यू, है ना। फिर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए लगने वाला टाइम पीरियड इक्वल्स 2πm बाय बी क्यू, याद भी है क्या, पक्का। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इसका हाफ, और टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड द रेडियस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज द वेलोसिटी एंड द रेडियस, उसको लगने वाला टाइम सेम रहेगा। चाहे चार्ज फास्ट मूव हो रहा होगा तो भी उतने ही टाइम में पहुंचता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फास्ट मूव होता है तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, ज्यादा लंबा चक्कर काटना होगा। स्लो मूव होता है तो रेडियस कम हो जाता है, कम छोटा चक्कर, टाइम जो लगता है उसको चक्कर काटने का वो उतना ही लगता है। ये हमने इसमें पढ़ा। फिर हम अगर देखते हैं कि अगर वो कुछ एंगल बना के V मेक्स एंगल थीटा विद B, तो आपके पास दो चीजें थी, एक था R का फॉर्मूला, वो था mv साइन थीटा बाय बी क्यू, याद आया। बट टाइम पीरियड यूज टू बी सेम, उस केस में टाइम पीरियड चेंज होता है क्या, नहीं। और फिर देखो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक था vb जो कि vb वाज v cos थीटा, एक था आपका vn व्हाट वाज v sin थीटा। v sin थीटा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन बनाता है और v cos थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ का या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला, और इससे उसका पैथ कैसे हो जाता है, यस एकच स्टूडेंट है जो आंसर करते, बाकी कोणीच करत नाही। v cos थीटा के वजह से, v sin थीटा के वजह से चार्ज गोल घुमा और v cos थीटा के वजह से वो ऊपर बढ़ा, है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से पैथ कैसे हुआ, हेलिकल पैथ, और इससे हमने एक हेलिकल पीच का फॉर्मूला निकाला था। तो हेलिकल पीच क्या था कि जो कंपोनेंट है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द टाइम द पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स सर्कल, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस, एक सर्कल मतलब वो ऐसे घूम रहा है पर साथ में ऊपर भी जा रहा है, तो एक चक्कर लगाते हुए वो कितना ऊपर गया, है ना, दैट इज योर हेलिकल पिच। तो हेलिकल पिच का फॉर्मूला कौन सी वेलोसिटी जनरेट करता है, vb वाला वेलोसिटी को जनरेट करता है, कितने टाइम में, कैपिटल T टाइम में। ये हुआ आपका v cos थीटा इंटू कैपिटल T का फॉर्मूला आया था आपका 2πm अपॉन बी क्यू, और इस तरीके से आपको हेलिकल पिच का फॉर्मूला मिल जाता है। दिस इज योर रिवीजन फॉर फोर्स ऑन चार्ज। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? हाँ, कल हम फोर्स ऑन कंडक्टर कंप्लीट कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, चाहो तो बोर्ड पे भी आ सकते हैं। हाँ, बोर्ड सेपरेट ही कर रहता हूँ यार, टाइम ज़्यादा आता है उसमें, नहीं तो